जय हिंद। कैसे हो आप सभी? मुझे विश्वास है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी किए हुए होंगे। और देखिए चैप्टर 1 का तो हमने क्या किया है कि आवेश संतत वितरण जो था उसका परिभाषा और उसके जो प्रकार थे उसको हमने क्या किया है, पढ़ लिया है। और जो होता है उसके उसी के कारण वैदिक क्षेत्र की तीव्रता निकालना होती है, वो वाला 3 गो होता है, उसको हम लोग आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। और वो हमारा क्या होगा, उधर एक चैप्टर 1 तो मतलब जितना भी वीडियो होगा सब 9 गो डेरिवेशन वहाँ तक हो गया होगा। उसके बाद और आएगा आवेश संतत वितरण, रेखीय आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आयतन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। ये जो है ना, ये 10 नंबर, 11 नंबर और 12वां नंबर डेरिवेशन। ठीक है। और इस वीडियो में हम उसी को क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। हालांकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ना पड़ेगा, है चैप्टर में दिया है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसके बाद आएगा सबसे बढ़िया, क्या बोलते हैं, चैप्टर 1 का हीरो गाउस का नियम। ठीक है। तो उस गाउस का नियम को हम पढ़ेंगे, फिर उससे उसकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो और उसी से गाउस के नियम से कूलम का नियम उत्पन्न होता है, उसको भी पढ़ेंगे। फिर गाउस के नियम के अनुप्रयोग है, 3 गो अनुप्रयोग है, उसको पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में 10 नंबर, 11 नंबर और 12वां नंबर डेरिवेशन होगा। और जो अगला वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें जो होगा गाउस के नियम से संबंधित पूरा डेरिवेशन हो जाएगा। लगभग उसमें 5 से 6 डेरिवेशन आते हैं, कुछ छोटा है, कुछ बड़ा है, कुछ इम्पोर्टेंट है। और ये भी उसके बाद गाउस का नियम पढ़ेंगे और उसके बाद क्या होगा, चैप्टर 1 हो जाएगा ख़त्म। फिर उसके बाद चैप्टर 2 स्टार्ट होगा। और इससे पहले देखिए कुछ रिवाइज करवा देते हैं कि क्या क्या पढ़े थे हम लोग। और उससे पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। संतत आवेश वितरण क्या होता है, तो किसी वस्तु पर एक समान रूप से फैला हुआ आवेश को संतत आवेश वितरण कहते हैं। और ये जो होता है इसके कारण वस्तु क्षेत्र पर जो होता है उसके घनत्व तो होता है अनंत हो जाता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रेखीय संतत आवेश वितरण, दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश वितरण और तीसरा होता है आयतन आवेश घनत्व। ठीक है। और फिर इसका परिभाषा हुआ था कि जब रेखीय मतलब जब आवेश किसी रेखिक लंबाई वाले वस्तु पर फैले तो रेखीय आवेश वितरण, जब वही वस्तु जब आवेश किसी रेखीय लंबाई वाले वस्तु पर एक समान रूप से फैले तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। और फिर ये नहीं पूछा जाता है, इसका घनत्व तो पूछा जाता है कि रेखीय आवेश घनत्व तो क्या कहते हैं। तो प्रति एकांक लंबाई में फैले आवेश को रेखिक आवेश घनत्व कहते हैं, इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है। और जो होता है पृष्ठीय आवेश वितरण, जो पृष्ठ पर फैला हुआ समान आवेश होता है तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। वहीं जब किसी प्रति एकांक क्षेत्रफल वाले जगह में फैले आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। और जो तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण, तो जो किसी आयतन वाले वस्तु पर एक समान रूप से फैले तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। लेकिन घनत्व और वहीं आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, तो प्रति एकांक आयतन वाले स्थानों पर उपस्थित या फैले हुए आवेश को कहते हैं आयतन आवेश घनत्व। और उसको क्या, और जो होता है रेखीय को लैम्डा से सूचित किया जाता है। और इसका ऐसा ही मात्रा कि कूलम प्रति मीटर होता है। और इसका विमीय सूत्र m0 L पर -1 TA होता है। फिर वहीं पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से सूचित किया जाता है, जिसका फॉर्मूला सिग्मा बराबर dq/ds होता है, यानी आवेश बटा क्षेत्रफल होता है। फिर इसका यह भी जितना भी है तीनों सदिश राशि है। और इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और विमा होता है m0 L पर -2 TA होता है। फिर आयतन आवेश घनत्व जो होता है वो प्रति आयतन वाले वस्तु पर उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, रो से सूचित किया जाता है। और रो बटा आयतन आवेश बटा आयतन होता है। तो इसका परिभाषा कैसे बनता है, प्रति एकांक आयतन उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ये फार्मूला इसी तरह से बनाया जाता है। अगर परिभाषा याद नहीं हो और लेकिन इसका फार्मूला याद हो तो उसी प्रकार से ऐसे ही करके बना दिया जाता है। ये हो गया। और इसको रो से सूचित किया जाता है। इसके ऐसा ही मात्रक सदिश राशि है। और इसका
यह सदिश राशि है और इसके एसआई मतलब कूलम प्रति मीटर क्यूब होता है और इसका विन्यास m0 ए होता है। ठीक है, अब आया उसका क्या डेरिवेशन। देखिए आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए ये तो मेरे नोट्स का है लेकिन हम इसके लिखेंगे, चिंता मत कीजिए। फिर ये देखिए, फिर उसी प्रकार की दृष्टि आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। फिर ये जो है यहाँ तक है। उसके बाद ये तीसरा नंबर है, फिर आयतन आवेश घनत्व के कारण, आयतन आवेश वितरण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। और क्या है इसका परिभाषा है। और अब इसके लिए परीक्षण आवेश इधर, इससे थोड़ी दूरी पर यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश है, क्योंकि परीक्षण आवेश से ही जांच किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश है जिसे क्यू नॉट से सूचित किया जाता है। और इससे जो है, और यहाँ पर थोड़ा सा जगह को हम मान लेते हैं कोई डी क्यू आवेश है। बहुत ज़्यादा हो तो समाकलन का यूज किया जाता है, लेकिन बहुत छोटा चीज़ हो, छोटा चीज़ को ज्ञात करने के लिए अवकलन का यूज किया जाता है, जिसके अंतर्गत उसके पहले डी लग जाता है। तो यहाँ पर कोई छोटा सा आवेश ज्ञात करना है, तो मान लीजिए ई जगह है, ई जगह पर कोई डी क्यू आवेश है। डी क्यू मतलब छोटा है, इसलिए डी क्यू। तो हम सबसे पहले छोटे जगह के लिए निकालेंगे, इतना तक के, उसके बाद होगा इन सब के लिए निकाला जाएगा। तो सबसे पहले छोटा जगह के लिए, और यहाँ से परीक्षण आवेश की दूरी मान लेते हैं क्या है, आर है, के बीच की दूरी आर मान लेते हैं। और ई बिंदु कोई पी बिंदु मान लेते हैं, ये हो जाएगा। और जब इतना दूर का जब आवेश ज्ञात करेंगे तो इनके बीच की लंबाई क्या होगी, डीएल होगी। क्यों, क्योंकि छोटा है। तो यहाँ पर इसकी लंबाई, पूरे छड़ की लंबाई क्या है, एल है, लेकिन यहाँ सिर्फ इतना दूरी का ज्ञात करना है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, डीएल होगी। इसको भी हम लिख देंगे, इसका चित्र सिर्फ ऐसा ही है। और अपने अब इस चित्र में अपने क्या क्या बनाया, अब उसको लिखना है। तो इसके लिए आपने क्या किया था, कोई एल लंबाई का छड़ लिया था, एल लंबाई का आपने छड़ लिया था और इस पर आवेश फैला हुआ है। अब इससे आर दूरी पर कोई परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश है जहाँ डी क्यू के लिए क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये हो गया, और वही चीज को क्या करना है, इसमें लिख देना है। तो हमने माना है ना, तो लिखेंगे माना कि एल लंबाई, माना कि एल लंबाई, एल लंबाई, माना कि एल लंबाई का कोई, एल लंबाई का कोई छड़ या चालक, कोई चालक, एल लंबाई का कोई चालक है, चालक है जिस पर एक समान रूप से, जिस पर एक समान
जिस पर एक समान रूप से Q आवेश फैला हुआ है, जिस पर एक समान रूप से Q आवेश फैला हुआ है, Q आवेश फैला हुआ है और इसके छोटे से हिस्से, यहाँ तक का ज्ञात करना था, चालक के छोटे से हिस्से, चालक के छोटे से हिस्से, चालक के छोटे से हिस्से डी क्यू, छोटा सा हिस्सा डी क्यू माने है तो छोटे से हिस्से डी क्यू, डी क्यू आवेश है, डी क्यू क्या है, आवेश है, आवेश है जो आर दूरी पर, जो नहीं, जिसके, यहाँ से ना, जिसके आर दूरी पर, जिसके आर दूरी पर कोई परीक्षण आवेश, कोई परीक्षण आवेश Q नॉट है, Q नॉट है, जहाँ डी क्यू के लिए क्या करना है, जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो जहाँ लिखेंगे, जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ये हो गया। अब देखिए, जब दो आवेश होता है तो कौन सा नियम लगता है, जब दो आवेश होता है तो कूलॉम का नियम लगता है, तो वहीं लिखेंगे कूलॉम का नियम, तो लिखेंगे। अब अपने चित्र में जितना जितना चीज़ हमने बनाया वो इसको यहाँ पर लिख दिया। अब जब दो आवेश हो जाए तो दो आवेश के लिए कूलॉम का ही नियम लगता है, तो लिखेंगे क्या यहाँ, कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से। अभी जितना भी आवेश वितरण फैला हुआ होता है ये सब क्या होता है, सदिश राशि होता है, तो इसलिए कूलॉम के नियम का अब हम सदिश रूप लिखेंगे। और अब बताइए, ये जो है किसके लिए निकाला जा रहा है, सब छोटे छोटे चीज़ के लिए निकाला गया है, छोटा आवेश है, छोटी लंबाई है, दूरी भी छोटी है, तो इसके लिए निकाला गया है, तो इसके लिए बल भी क्या होगा, छोटा ही होगा। तो इस जब छोटा हो जो तो उसके लिए डी लगता है, यानी अवकलन का यूज़ किया जाता है। जब बड़ा चीज़ निकालना होता है तो समाकलन का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर डी होगा, डी लग जाएगा, क्यों, छोटा है। और क्या लग रहा है, बल लग रहा है, कौन सा बल, कूलॉम का बल। तो और ये पूरा क्या है, सदिश राशि है, तो इसलिए कूलॉम के नियम का सदिश रूप लगेगा। ओके, और फिर इसका होगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आवेश एक यह है डी क्यू आवेश है और एक क्यू नॉट आवेश है, तो दो आवेशों का गुना होता है, तो लिखेंगे डी क्यू, इसका गुना क्यू नॉट के साथ, और बट्टे इनके बीच की दूरी आर है तो आर स्क्वायर, और कैफ आर भी लगता है, तो ये लग गया कैफ आर। ये हो गया। अब कूलॉम का नियम निकाल लिए, हम कूलॉम के नियम से निकाल लिए। अब बताइए, इतना सब जो निकला है किसके लिए निकला है, सिर्फ इसके लिए निकला है। अब क्या करेंगे, अब संपूर्ण चालक के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण चालक के लिए, संपूर्ण चालक के लिए बल, संपूर्ण चालक के लिए निकालेंगे हम बल। अब संपूर्ण है तो इस पर F बल लगेगा, तो वहीं लिखेंगे F बल। अभी क्या है, ये सब छोटा छोटा है, ये सब पर फैला हुआ है ना, ये सब छोटा छोटा फैला हुआ है, तो अब हमें संपूर्ण का निकालना है। तो छोटे के लिए अवकलन का यूज़ किया जाता है डी का, वहीं जब सभी चीज़ को योग निकालना हो तो उसके लिए समाकलन का यूज़ किया जाता है। तो ये F बल हो गया, और इसके साथ लगेगा समाकलन, समाकलन किसका, तो डी क्यू का, डी एफ का, ये हो गया समाकलन, हो गया। अब बताइए डी एफ का मान कितना आया है, इतना आया है, अब उसी मान को इसमें रख देंगे, तो एफ वेक्टर एफ इक्वल होगा समाकलन, और डी एफ के बदले ये सब लिखा जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी क्यू, क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर और कैफ आर हो जाएगा। और इसमें जो है देखिए, ई जो है, ई है डी क्यू क्या है, एक अचर मान है, ये अचर मान है, तो ये यहीं पर रहेगा, और ये वर्ग वाला भी यहीं रहेगा, और कैफ आर ये भी है, ये यहीं रहेगा, लेकिन ये जो है चर मान है, चर मान क्या हो जाएगा, समाकलन के बाहर लग जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ वेक्टर और ये सब और ई निकल जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू नॉट हो जाएगा, हो गया क्यू नॉट और समाकलन का चिन्ह, और फिर ये हो गया क्या, डी क्यू, और फिर ये हो जाएगा
आर स्क्वायर और कैफ आर तो लगा हुआ है, ये हो गया। अब हमें डी क्यू का मान यहाँ पर क्या होगा, देखिए चूंकि आवेश जो है रेखीय वस्तु पर फैला हुआ है, तो इसके लिए क्या था, देखिए इसका परिभाषा ये था कि प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रैखिक आवेश घनत्व तो कतई से लैम्डा से सूचित किया जाता है। और इस पर जो है डी क्यू आवेश उपस्थित हो तो वहाँ पर डी क्यू आवेश के लिए क्या लगता है, लैम्डा डी एल लग जाएगा। ओके, तो इस डी क्यू के बदले में ही लैम्डा डी क्यू इंटू डी एल लिख देंगे, तो हो जाएगा क्या, अब चूंकि लिख देते हैं, चूंकि रेखीय आवेश वितरण में लैम्डा बराबर होता है क्या, डी क्यू आवेश फैला होता है डी एल लंबाई पर, तो हमें डी क्यू निकालना है, तो ये इधर हो जाएगा, तो बचेगा क्या, डी क्यू इक्वल हो जाएगा किसके, इसके साथ ये गुणा हो जाएगा, तो लैम्डा डी एल हो जाएगा। और इसी डी क्यू को इसमें रख देंगे, तो लिखेंगे क्या, वेक्टर एफ इक्वल टू ई क्यू नॉट आवेश बटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी क्यू के बदले लैम्डा डी एल लिख देंगे, और फिर यहाँ पर लिख देंगे क्या, आर स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे आर कैप। अब इन जो है रेखीय आवेश के लिए जो कितना बल लगना चाहिए वो सभी बल यहाँ पर निकल चुका है, यहाँ पर बल निकल चुका है। अब क्या करना है, इसी में निकालना है क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आता है, जब किसी परीक्षण आवेश पर बल लगता है तो उस बल का अनुपात और परीक्षण आवेश के अनुपात को कहते हैं क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वही वाला फॉर्मूला अब लगेगा। अब हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो लिखेंगे क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, इसके लिए क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की जहाँ तीव्रता लगती है तो बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखते हैं। तो यहाँ पर ई हो जाएगा वेक्टर, और इस पर बल लग रहा है और इसका आवेश क्या है, क्यू नॉट आवेश है, ये क्यू नॉट आवेश हो गया। अब बताइए इस एफ का मान यहीं पर तो निकला है, तो इसी एफ में, इस एफ की जगह पर यह मान पुट कर देंगे, तो ई हो जाएगा वेक्टर ई, और एफ के बदले ये सब Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और समाकलन लैम्डा डी एल और आर स्क्वायर, कैफ आर लगा रहेगा, और इस सब का बटा Q0। अब देखिए Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल। अब बचेगा क्या, यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, ये परीक्षण आवेश से ये परीक्षण आवेश हो जाएगा कैंसिल। जब कैंसिल हो जाएगा तो ये ऐसा बचेगा, जब तो बचेगा तो बस यही तो है, यही है रेखीय आवेश के लिए। तो लिखेंगे क्या, यह रेखीय आवेश वितरण के कारण, रेखीय आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। निकल गया क्या, रेखीय आवेश के लिए। अब निकालेंगे, अब ये आया आवेश वितरण का दूसरा प्रकार, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें क्या होता है, इसमें आवेश जो होता है समतल पर एक समान रूप से लगातार फैला हुआ होता है, तो पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। उसमें क्या था, रेखीय आवेश था, यानी कि कोई रेखा वाली लंबाई पर आवेश फैला हुआ था। लेकिन इसमें भी सेम वही होगा, आयतन में भी सेम वही होगा, बस अंतर ये हो जाएगा कि उसमें रेखा था, इसमें क्षेत्रफल हो जाएगा, और तीसरा वाला जो आएगा उसमें आयतन हो जाएगा। तो इसमें आवेश कहाँ फैला हुआ है, किसी क्षेत्रफल वाले जगह पर। तो सबसे पहले कुछ क्षेत्रफल वाला बनाएंगे, तो क्षेत्रफल ऐसे बना हमारा क्या, ये हो गया क्षेत्रफल, इसमें लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो, लंबाई चौड़ाई ये हो गया। और इसमें क्या हुआ है, आवेश फैला हुआ है, सब पर क्या करते हैं हम, आवेश फैला देते हैं, ये सब धनात्मक आवेश फैला हुआ है। कौन सा आवेश फैला हुआ है, इस पर सब पर क्यू आवेश फैला हुआ है, सब पर क्यू आवेश फैला हुआ है।
और ये सब क्या है, क्षेत्रफल है, तो इसको ए लिखेंगे। या इति क्षेत्रफल का एरिया होता है और सरफेस होता है, तो हम एस भी लिख सकते हैं और ए भी लिख सकते हैं। तो ये सब क्षेत्रफल है, इस पर ए है। और इससे कुछ दूरी पर क्या है, परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश सब में रहेगा। तो इससे दूर, इससे मान लीजिए यहाँ पर निकालना है, यहाँ से निकालना है, और जब छोटा चीज़ के लिए निकालना हो तो क्या लिखते हैं, डी क्यू लिखते हैं। और इसका जो क्षेत्रफल होगा ये क्या होगा, डी एस होगा। और इससे कितने दूरी पर, आर दूरी पर जो है कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। इससे क्या है, आर दूरी पर कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट फैला हुआ है। ओके, आर दूरी पर ये फैला हुआ है। इसमें भी चित्र वैसा ही होगा जैसा पहले वाला में था। और यहाँ पर कोई बिंदु पी मान लिया गया, मानेंगे या नहीं मानेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें आपने क्या क्या बनाया उसको लिखना है। तो लिखेंगे कि सबसे पहले हमने माना हुआ है कि ये क्षेत्रफल वाला ये क्या है, वस्तु है, और इसमें आवेश जो है एक समान रूप से फैला हुआ है, जहाँ डी क्यू आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। सेम टू सेम वही पैटर्न इसमें भी लिखा जाएगा। तो लिखेंगे क्या, माना कि ए एक पृष्ठ है, माना कि ए एक पृष्ठ है जिस पर क्यू आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, जिस पर क्यू आवेश जो है एक समान रूप से फैला हुआ है, एक समान रूप से क्यू आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, अब हम कहाँ निकाल रहे हैं, अब छोटे से जगह के लिए निकाल रहे हैं। तो लिखेंगे हम क्या, छोटे से क्षेत्रफल, छोटा के लिए क्या मानेंगे, डी लग जाएगा उसके पीछे, तो डी ए, छोटा सा क्षेत्रफल डी ए क्षेत्रफल पर डी ए पर कौन आवेश फैला है, डी क्यू आवेश। तो लिखेंगे डी क्यू आवेश है जिससे आर दूरी पर क्या, क्यू नॉट आवेश, जिससे आर दूरी पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, जहाँ हो गया। अब जहाँ क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और इसमें भी क्या है, दुगो आवेश है, जब दुगो आवेश हो तो कौन लगेगा, कूलॉम का नियम लगेगा। अब कूलॉम का सदिश रूप क्यों लगा, क्योंकि सदिश राशि है तो इसलिए सदिश रूप लगेगा। तो लिखेंगे क्या, कूलॉम के नियम से। और यहाँ पर लिखना है कूलॉम के नियम से, छोटा चीज के लिए इनकार है तो डी लगेगा और वहीं लिखा जाएगा। फिर डी क्यू और ये क्या है, क्यू नॉट आवेश बटा आर स्क्वायर और के एफ आर हो जाएगा। अब ये तो क्या निकल गया, इसके लिए निकला। अब क्या करना है, संपूर्ण के लिए बल निकालना है। तो लिखेंगे क्या, संपूर्ण चालक नहीं, पृष्ठ होगा, संपूर्ण पृष्ठ के आवेश के कारण बल। यहाँ पर वही होगा वेक्टर एफ, और चूंकि सबके लिए निकालना है तो सबके लिए क्या लगेगा, समाकलन लगेगा। तो लिखेंगे समाकलन और डी एफ। अब इस डी एफ का मान इसमें से लिख देंगे। तो वेक्टर एफ बराबर और डी एफ के बदले ही सब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा डी क्यू इंटू क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर, और फिर क्या, के एफ आर हो गया।
जब ई हो जाएगा, इसमें ये सब जो है अचर है तो अचर यहीं रहता है। और वही हम लगता है उल्टा बोल रहे हैं, अचर तो ई ना है। अचर मान जो होता है इसके पहले आता है, तो एफ, क्योंकि इस सबका मान होता है ना 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है इसका मान, तो इसलिए पहले लग जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू नॉट आवेश भी यहाँ पर हो जाएगा। और समाकलन का चिन्ह और जो है डी क्यू आर के सापेक्ष निकाला जा रहा है, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, एफ आर। इस संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या निकल गया, बल। अब क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और उसको क्या कहते हैं, जब परीक्षण आवेश पर कोई बल लग रहा हो तो उस बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसमें भी वही लगेगा, तो लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। नहीं तो सबसे पहले इस डी क्यू का तो मान निकालना पड़ेगा ना। तो जब पृष्ठ पर आवेश फैला होता है तो उसके लिए क्या होता है, अब इसके लिए इस होना चाहिए कि पृष्ठीय आवेश वितरण कब होता है, जब इसके कारण निकालना हो तो इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है, और डी क्यू बटा डी एस होता है। तो जब इस पर आवेश निकालना होता है तो इसके साथ गुणा हो जाता है, क्या होता है, सिग्मा डी एस हो जाता है। तो लिख देंगे इसके बदले डी क्यू जो आवेश है उसके बदले क्या लिख देंगे हम, लेमडा बोलते हैं सिग्मा इंटू डी एस, सॉरी डी एस नहीं, हम क्षेत्रफल ए न माने हैं तो वहाँ पर डी ए होगा। अब लिखेंगे क्या, पृष्ठीय आवेश वितरण में, पृष्ठीय आवेश वितरण में क्या होता है, सिग्मा होता है डी क्यू, और हम लोग क्षेत्रफल ए माने हैं तो इसलिए यहाँ पर ए लिखेंगे। वहीं जब इसका निकालना है आवेश का मान क्या होगा, तो इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी क्यू बराबर सिग्मा डी ए हो गया। अब इसी डी क्यू को इसमें रख देंगे तो हो जाएगा वेक्टर एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू नॉट है, फिर समाकलन सिग्मा डी ए बटा आर स्क्वायर और क्या बार। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो वही लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आता है, परीक्षण आवेश पर लगा बल और उस लगा बल का अनुपात तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को कहते हैं क्या, वैद्युत क्षेत्र। तो वेक्टर ई हो जाएगा और बल लगेगा एफ, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, परीक्षण आवेश हो जाएगा हमारा क्यू नॉट, और उसके लिए एफ का मान ये लिख दिए और बटा क्यू नॉट हो जाएगा। ई क्यू नॉट हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या, ई बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और समाकलन सिग्मा डी ए बटा आर स्क्वायर आर कैप, ये हो गया। बस इतना ही तक तो है, और इसके लिए अभी फॉर्मूला यहीं तक हो गया, इसमें इतना ही है। और क्या है, यह पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब उससे इसी प्रकार आयतन वाला में भी निकलेगा, और ये रहा हमारा 12वां नंबर, आयतन आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसमें क्या होता है, जब आवेश किसी आयतन पर एक समान रूप से फैला हुआ होता है तो आयतन आवेश वितरण कहते हैं। और अगर ये एग्जाम में आ भी जाए तो ये नहीं लिखना है, बस इसका हम परिभाषा ऐसे ही लिख दे रहे हैं। अब इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब बताइए आयतन कहते किसे हैं, तो किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को ही आयतन कहते हैं। तो आयतन किसे कहते हैं, वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को ही आयतन कहते हैं। जैसे क्यूबिक्स हो गया, और जो लूडो खेला जाता है उसमें ऐसे होता है, वो भी क्या है, पृष्ठ से उठा हुआ है, और वो अभी जहाँ तक जगह घेरता है उस घेरने वाले जगह को ही आयतन कहा जाता है। इसका चित्र क्यूबिक्स बनाकर होगा। इसका जो पृष्ठ होगा कैसा होगा, कुछ इस प्रकार होगा, जैसे ये तो बहुत आसानी से बनता है। ये हो जाएगा, जब ऐसा वस्तु क्या है, ऐसे स्थान घेरा हुआ है और इन सब पर क्या है, आवेश फैला हुआ है, सब जगह फैला हुआ है, सब जगह इसके पृष्ठ पर, कोना पर, किनारे पर, फलक पर,
इस सब पर क्या है, आवेश फैला हुआ है। अब इसमें भी कोई एक जगह को मान लेना है। और ये सब क्या है, आयतन है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को भी से सूचित किया जाता है। तो ये सब क्या है, भी है। और यहाँ पर कोई छोटा सा चीज़ मानते हैं, यहाँ पर इतना जगह के लिए छोटे चीज़ के लिए डी लगाते हैं, तो ये सब पूरा भी है, लेकिन हम छोटे चीज़ के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी भी होगा। इन सब पर क्या है, आवेश फैला हुआ है। और यहाँ पर डी क्यू आवेश होगा। और इससे आर दूरी पर क्या होगा, इससे आर दूरी पर कोई परीक्षण आवेश होगा। परीक्षण आवेश इससे क्या है, आर दूरी पर है। और ये आयतन वाला जगह है, आयतन घिरा हुआ है। और इसका छोटा सा आयतन ये होगा छोटा आवेश के लिए। और इसे आर दूरी पर परीक्षण आवेश है आर। अब इसमें हमने जो जो बनाया उसको लिख देंगे कि इसमें भी मानकर कोई वस्तु बनाया, और इस पर जो होता है क्यू आवेश एक समान रूप से चारों ओर से फैला हुआ है, जहाँ डी क्यू आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो जो जो बनाया है उसी को इसमें लिख देंगे। तो लिखेंगे क्या, माने हैं हम लोग, तो लिखेंगे माना कि भी आयतन पर आवेश जो है एक समान रूप से फैला हुआ है। एक समान रूप से फैला है, एक समान रूप से फैला हुआ है, जिसके फैला हुआ है, जिसके छोटे, यहाँ पर तो निकालना है, तो लिखेंगे जिसके छोटे खंड डी क्यू आवेश जो है, डी क्यू आवेश डीवी आयतन पर, डीवी पर छोटे खंड डी क्यू आवेश जो है डीवी पर फैला है। और इससे आर दूरी पर परीक्षण आवेश है। इससे आर दूरी पर परीक्षण आवेश है, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसमें भी दो आवेश हो जाएगा, तो क्या लगेगा, कूलॉम का नियम लगेगा। तो यहीं पर लिखेंगे क्या, कूलॉम के नियम से। छोटा चीज़ के लिए लग रहा है तो सबके पहले डी लग जाएगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर डी क्यू आवेश है और एक क्यू नॉट आवेश है, और इनके बीच दूरी आर है, और फिर वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। अब ई हो गया इसके लिए। अब क्या करेंगे, संपूर्ण के लिए निकालेंगे। तो संपूर्ण आयतन के लिए क्या होगा, एफ होगा। और सभी चीज़ के लिए निकालने के लिए समाकलन का यूज़ करेंगे। और इसी डी एफ का मान यहाँ से इसमें लिख देंगे, तो हो जाएगा वेक्टर एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा डी क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर के एफ आर हो गया। अब इसमें जो है अचर है सब पहले निकल जाएगा, तो यहाँ पर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू नॉट आवेश, फिर इसमें डी क्यू होगा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा के एफ आर। अब बताइए, जब आयतन वाली जगह पर फैला हुआ होता है तो इसके लिए आवेश क्या होता है, रो का मतलब रो डी भी होता है। अब इसके लिए क्या होगा, जब आवेश किसी आयतन पर एक समान रूप से फैला होता है, आवेश वितरण कहते हैं। और जब इसमें के लिए आवेश निकाला जाता है तो जो इसे रो से सूचित किया जाता है, और डी क्यू बटे डी भी होता है। वहीं जब इसके लिए आवेश निकालना होता है तो इसके साथ ही गुना हो जाता है, तो डी क्यू बराबर रो डी भी हो जाएगा। तो इसमें भी वहीं लिख देंगे।
अब यहाँ पर लिखेंगे आयतन आवेश वितरण में, आयतन आवेश वितरण में क्या होता है, जो होता है हमारा ई रो हो जाता है, डी क्यू आवेश जो होता है डीवी में फैला हुआ होता है, और इसके लिए जब आवेश निकालना होता है तो इसके साथ ही रो के साथ गुना हो जाएगा और डीवी हो जाएगा, और इसी डी क्यू को इसमें रखेंगे तो एफ बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट आवेश फिर बटा आर स्क्वायर, फिर इतना क्या हो गया, निकाल गया। अब क्या करना है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसी से होती है क्या, स्टार्ट गाउस का नियम। लेकिन गाउस का नियम पढ़ने से पहले कुछ और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उससे पहले वैद्युत फ्लक्स पढ़ना पड़ेगा। और ये क्या है, सारी की रात भी अच्छी होगी, मंजर भी अच्छा होगा, आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। और एक और चीज़ जी जो हमारे सर बताए हैं, मतलब सर ही बोले थे तो हमको बहुत अच्छा लगा था ये लाइन, खुदा से शिकायत करने वाले जरा खुद से भी शिकायत कर हो गया। फिर वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स समझने से पहले क्षेत्रफल सदिश, तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश एक ऐसा सदिश होता है, सॉरी इसमें सदिश गलत लिखती है, इस प्रकार होगा, अशुद्धि भी है इसमें। क्षेत्रफल सदिश एक ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण सतह के क्षेत्रफल के बराबर तथा दिशा सतह पर डाला गया लंब की दिशा में होता है। क्षेत्रफल सदिश मतलब क्या होता है, ये ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण जो होता है क्षेत्रफल के बराबर होता है, और दिशा जो होती है लंबवत होती है, जैसे आप लंबवत होती है। जैसे कोई किसी क्षेत्रफल वाला वस्तु बनाए, जैसे देखिए यहीं पर है, ये क्या है, इतना बड़ा क्षेत्रफल है, ये सब जो है क्या है, सब क्षेत्रफल है, ये सब क्षेत्रफल है, तो ये तो हो गया इसका परिमाण। अब करा इसकी दिशा, इसकी दिशा जो होती है एकदम लंबवत होती है ऐसे, या फिर इधर होगी तो ऐसे एकदम सीधा लंबवत 90 डिग्री के कोण बनाएगी, तो उसी को इसमें होता है। और इसमें क्या होती है, परिमाण होती है, दिशा होती है, तो यह क्या है, एक सदिश राशि।
अब कोई वस्तु क्या है, उसका पृष्ठ जो है बंद है, खुला हुआ नहीं है, वक्र पृष्ठ के लिए, बंद पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल क्या होता है? तो डी वेक्टर ए इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए और एन कैप, ये हो गया। और संपूर्ण संपूर्ण जब निकालना हो तो उसमें ये समाकलन लगाते हैं। जब बहुत सारा इतना बड़ा क्षेत्रफल हो और इतना दूरी का हमें कुछ ज्ञात करना हो, तो इसके लिए हम डी का यूज़ करते हैं, डी डिफ्रेंसिएशन का यूज़ करते हैं। और ये सब अब इसी से क्या
और इसके शॉर्ट में देखते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा क्षेत्रफल सदिश ds के गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखा, वैद्युत क्षेत्र की रेखा क्या है, ई है, और क्षेत्रफल सदिश क्या है, ds है, और इसका क्या करा है, अदिश गुणन। अदिश गुणन मतलब डॉट प्रोडक्ट है। ऐसे जब गुना होगा इसी के गुणनफल को क्या कहेंगे, डी फाई ई, यानी विद्युतीय फ्लक्स कहेंगे। समझ आया। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की रेखा और क्षेत्रफल सदिश के गुणन के अदिश गुणन को क्या कहेंगे, विद्युतीय फ्लक्स कहेंगे। कितना बढ़िया परिभाषा हो गया। अब इसको किससे सूचित किया जाता है, तो डी फाई से सूचित किया जाता है, फाई से। और छोटे क्षेत्रफल के लिए तीव्रता क्या होती है, डी लग जाएगा। छोटे के लिए डी निकालना होता है और संपूर्ण के लिए समाकलन का यूज करना होता है, तो डी फाई हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। वहीं संपूर्ण निकालना हो तो इसके साथ समाकलन का यूज हो जाएगा। समाकलन जब इस डिफ्रेंसिएशन का समाकलन किया जाता है तो वहीं हो जाता है। जैसे ये हो गया समाकलन है और ये डी है, डी अपॉन डी एक्स, इसके सापेक्ष कोई एक्स है, इसके सापेक्ष कोई एक्स है, तो ये क्या होता है, डी ई कैंसिल होकर केवल एक्स बच जाता है। फंक्शन एक्स है तो अगर और उसमें डी है, मतलब किसी फंक्शन के अवकलन निकाला गया फिर उसका समाकलन निकाला जा रहा है, तो वहीं फंक्शन बच जाता है, ये वही वाला इसमें लगेगा। तो छोटे के लिए डी फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा, और बड़े क्षेत्रफल के लिए इसमें समाकलन का चिन्ह लग जाएगा तो केवल फाई हो जाएगा, और समाकलन ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। ये संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए इससे संबंधित कुछ तथ्य है। ये क्या है, अदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र विद्युतीय फ्लक्स क्या है, अदिश राशि है। क्या है, ये अदिश राशि है, यानी कि इसमें ये सदिश है, ये सदिश है इसलिए सदिश होगा, बिल्कुल नहीं। ये क्या है, ये अदिश राशि है। और इसका एस आई मात्रक निकालेंगे, ई का कितना होता है, न्यूटन प्रति कूलम, और डी एस क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो गुना क्या है, मीटर स्क्वायर है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर है, क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। और फिर इसका अन्य मात्रक वोल्ट मीटर है। ये अदिश राशि है, इसके एस आई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, और इसका जो होता है एक अन्य मात्रक वोल्ट मीटर। और इसका विमीय सूत्र ई का निकल रहा था क्या उस दिन, एम एल टी पर पावर -3 ए पर पावर -1, और डी एस क्षेत्रफल क्या है, मीटर है, तो मीटर को किससे विमीय लिखते हैं, एल से, तो एल का स्क्वायर। तो इसमें क्या आ जाएगा, जुड़ जाएगा, तो होगा क्या, एम एल क्यू टी पर पावर -3 और ए पर पावर -1, ये हो जाएगा क्या, इसका विमीय सूत्र। और ये क्या करना है, विमीय सूत्र आपको याद रखे रहना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो बताइए विद्युतीय फ्लक्स का विमीय सूत्र, तो एम एल क्यू टी पर पावर -3 ए पर पावर -1 होता है। अब बात करते हैं विद्युतीय फ्लक्स के प्रकार के बारे में। वैद्युत फ्लक्स के दो प्रकार, एक धनात्मक विद्युत फ्लक्स, एक ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। तो जब वैद्युत क्षेत्र रेखा किसी पृष्ठ से बाहर निकलता है तो उसे धनात्मक विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कर रहा है, पृष्ठ से बाहर निकलने वाली, मान लीजिए यह कोई पृष्ठ है और इसे वैद्युत क्या बोलते हैं, विद्युतीय फ्लक्स जो हो रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखा वो क्या कर रही है, इससे बाहर निकल रही है। जब इससे बाहर निकलेगी, जब वैद्युत क्षेत्र रेखा क्या पृष्ठ से बाहर निकले तो धनात्मक विद्युत फ्लक्स होता है, और जब अंदर आए तो ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स होता है। और इनके बीच थीटा क्या होता है, 0 डिग्री होता है। ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स में क्या होता है, इसमें जो होता है इसमें धनात्मक होता है, और थीटा जो होता है 0 से 90 के बीच होता है, लेकिन ऋणात्मक में थीटा जो होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है, और इसमें ऋणात्मक चिन्ह लग जाता है। तो इसका परिभाषा बनता है कि जब वैद्युत क्षेत्र रेखा किसी पृष्ठ के अंदर प्रवेश करता हो तो इसे वैद्युत फ्लक्स को ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहेंगे। कुछ स्पेशल केस की बात करते हैं तो देखिए, जब थीटा 90 डिग्री हो तो डी फाई ई बराबर 0 डिग्री हो। जब थीटा 0 डिग्री हो तो वैद्युत क्षेत्र जो होगी अधिकतम होगी, यह हो डी फाई ई बराबर क्या होगी, ई डी एस। और ई जो होता है वैद्युत फ्लक्स प्राप्त नहीं होता है, और यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स प्राप्त होता है। अब एक घन कोण, ये भी एक गॉस के नियम में काम आता है।
किसी पृष्ठ से किसी बिंदु पर बना कोण को घन कोण कहते हैं। जैसे गोलाकार ये वस्तु हो गया, ये गोलाकार, इसका बीच क्या है, केंद्र हो गया, वृत्ताकार नहीं गोलाकार। और क्या होता है, इस बिंदु से इधर और इधर जब इतना दूर कट कर इधर लाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे जब ऐसे हो जाएगा तो यहाँ पर कोण बनेगा। इसी कोण को कहते हैं क्या, घन कोण, जिसे किसे सूचित किया जाता है, ओमेगा से सूचित किया जाता है। और घन कोण का सूत्र क्या होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल बटा वर्ग का स्क्वायर, सॉरी त्रिज्या का वर्ग। और इसे चूंकि ये छोटा है तो छोटा के लिए डी लगाना पड़ता है, तो डी ओमेगा बराबर क्षेत्रफल कर रहा है तो क्षेत्रफल क्या है, डी एस है, तो डी एस है। और त्रिज्या आर है तो आर का वर्ग, तो डी ओमेगा बराबर डी एस कॉस थीटा आर स्क्वायर है, ये भी हो जाएगा। यदि कोई पृष्ठ गोला हो तो संपूर्ण पृष्ठ से बना को डी ओमेगा के बराबर पहले क्या लग जाएगा, समाकलन का चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि समाकलन संपूर्ण के लिए ज्ञात किया जाता है और डी जो होता है छोटे से क्षेत्र के लिए ज्ञात किया जाता है। तो डी ओमेगा बराबर 4 पाई होता है। ये क्या करना है, आपको याद रखना है। और कल का जो वीडियो होगा, कल के वीडियो में गाउस का नियम पढ़ेंगे और गाउस के नियम का उत्पत्ति पढ़ेंगे। गाउस के नियम की क्या उत्पत्ति पढ़ेंगे, एक हुआ, एक दूसरा हुआ, तीसरा हुआ गाउस के नियम से कूलॉम का नियम पढ़ेंगे। और हमारा चौथा जो हुआ अनुप्रयोग पढ़ेंगे। और इस अनुप्रयोग में जो है 1 2 3 इसमें 5 फार्मूला है, छोटा छोटा है। और एक कूलॉम 6 गो हुआ, एक उत्पत्ति 7 गो। मान लीजिए कल हम टोटल 6 से 7 डेरिवेशन कल हम लोग देखेंगे। और कल जो है चैप्टर 1 हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, कल के वीडियो में। और कल जो हो जाएगा चैप्टर 1 हो जाएगा ख़त्म। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपनी स्टडी जारी करते रहिए। और वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। और इससे क्या होगा, आपको रिवीजन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।